ये कहता है कि जिंक इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, जहां पर ऑक्सीडेशन होता है ना। जिंक इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। जिंक इलेक्ट्रोड क्या करेगा, Zn और Zn2 पॉजिटिव बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगी। याद रखो, जहां इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वहां ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है ना। तो ये जिंक इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। उसे ऑक्सीडेशन लिख ले तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। ऑक्सीडेशन होता है। और इसका जो ये होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड भी कहते हैं इसको, है ना। उसको हम एनोड कहते हैं। और जो कॉपर इलेक्ट्रोड है, देखो यहाँ पर रिडक्शन होता है ना। और इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहा जाता है ना। इसको हम क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। यहाँ देखो पूरी रिएक्शन, ये देखो, द ओवरऑल सेल रिएक्शंस इज ऑब्टेन बाय द एडिंग टू हाफ सेल रिएक्शन। जो पूरी सेल अभिक्रिया होती है वो हमें प्राप्त होती है दो आधी सेलों से। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि एनोड पर क्या हुआ, जिंक ने Zn2 पॉजिटिव बनाया और यहाँ इलेक्ट्रॉन निकले। ये क्या था, एनोड पर हुआ, एट एनोड हुआ, है ना। दूसरा क्या हुआ इसमें, देखो दूसरे वाले में क्या हुआ, जैसे माना कॉपर है, तो कॉपर ने क्या किया, कॉपर 2 पॉजिटिव चार्ज है ना। और ये एक्वा सॉल्यूशन है, इस पे क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिए और ये क्या बना दिया, कॉपर बना दिया। ये कहाँ हुआ, ये प्रोसेस हुई कैथोड पर। दो अलग अलग क्या है, ये हमारे पास अर्ध सेल है। दो अलग अलग क्या है, हाफ सेल है। देखो ये एक हाफ सेल कौन सा वाला हो गया, कॉपर। और एक हाफ सेल क्या हो गया, एक हाफ सेल हमारे पास कौन सा वाला हो गया, जिंक। देखो एक हाफ सेल क्या हुआ, कॉपर। एक हाफ सेल क्या हुआ, जिंक। ये अलग अलग हो गए। अब इन दोनों सेल को मिलाकर के हमें क्या होती है, सेल रिएक्शन प्राप्त होती है। तो सेल रिएक्शन कैसे बनाएंगे, देखो बेटा यहाँ पर हमें क्या करना है, अभी सिखाते हैं आपको, है ना। कि देखो इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास दो सेल अर्ध सेल अभिक्रिया है, दो क्या है, आधी सेल अभिक्रिया है। दो हमारे पास आधी सेल अभिक्रिया है, इनको जोड़ते हैं। तो देखो यहाँ से इस एरो से, जो ये एरो बना हुआ है, ये तीर का जो निशान बना हुआ है, इस तीर के निशान जो बाई तरफ है, इसके और इसके, देखो तीर का निशान यहाँ पे है ना, इसके बाई तरफ जितने हैं उनको बाई तरफ लिख लो। जैसे यहाँ जिंक है, देखो जिंक लिखा हुआ हमने, Zn प्लस क्या लिखा हुआ, फिर ऊपर और तो नहीं कुछ बचा इस वाले में। दूसरे वाले में बचा कॉपर, और इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज वाला है, ये एक्वस लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। एक्वस में कल बता चुका हूँ। फिर 2 इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन। ये तो था एरो से बाई तरफ। अब एरो के दाहिनी तरफ वाले कौन कौन से थे, ऊपर क्या हुआ, यहाँ देखो Zn2 पॉजिटिव चार्ज है, प्लस यहाँ पर इसको चाहे हो तो एक साथ लिख सकते हैं या यहाँ पे लिखो, कोई दिक्कत नहीं। 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो हमने ऊपर वाले रिएक्शन का लिख लिया। नीचे वाले रिएक्शन में क्या है, एरो के इधर केवल कॉपर है। अब इसमें देखो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, बराबर से इधर बराबर से इधर, है ना। तो सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी, देखो ये सेल रिएक्शन होगी Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव एक्वस, ठीक है ना, और इज इक्वल टू Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। भाई ये हो गया बेटा हमारे पास सेल रिएक्शन। तो दो अर्ध सेल अभिक्रियाओं से हम क्या बना सकते हैं, सेल अभिक्रिया या सेल रिएक्शन बना सकते हैं। ये सेल रिएक्शन, ये क्या है हमारे पास, सेल रिएक्शन है। तो इस प्रकार से बना सकते हैं। देखो अब कुछ इस जो ये हमने अभी तक पढ़ा उसके कुछ रिजल्ट निकले हमारे पास। दस द सम ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना, ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड। जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है वो कहां पर होती है, कहां पर होती है बेटा, एनोड पर होती है। ये ध्यान रखिएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहां होती है, एनोड पर। याद रखना भी है और जानना भी। दूसरा, रिडक्शन अकर्स एट कैथोड, यानी कि अपचयन कहां पर हो रहा है, ये सभी रख सकते हो बेटा, याद ध्यान रखना। अपचयन कहां पर होता है, ये हमेशा ध्यान रखना, ये कैथोड पर होगा, है ना, कैथोड पर। और कहता है कि जो कैथोड है,
जो एनोड है वो तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, और जो कैथोड है वो कैसा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। ये ध्यान रखना, थोड़ा अपोजिट टाइप के हैं। अब इसके बाद है इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड। देखो एनोड से कैथोड की तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, बहते हैं, है ना। और दूसरा कहता है कि करंट फ्लो कैथोड टू एनोड। और जो यहाँ पर क्या होगा, कैथोड से किस तरफ आएगा, एनोड की तरफ आएगा। तो ये कुछ हमारे पास प्रोसेस थी जिसको हम जान सकते हैं। देखो बेटा, अब उसके बाद हम थोड़ा और आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इफ, कहता है कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आर टेकन 1 मोल पर लीटर ईच। यदि कहता है कि मान लीजिए हमने जिंक इलेक्ट्रोड देखा, एक जिंक इलेक्ट्रोड लेते हैं। जिंक इलेक्ट्रोड समझ गए कैसे बनेगा जिंक इलेक्ट्रोड, अब ये याद रखना है। कैसे रखना है, देखो एक जिंक की छड़ को, ये है जिंक, है ना, ये जिंक की रॉड है, जिंक रॉड है, और ये क्या है, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करना है। जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन कैसे बनेगा बेटा, जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करना है, डुबाना है, आधा या पूरा। जिंक सल्फेट, जिंक को जिंक सल्फेट, जिंक रॉड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में आधा या पूरा डुबा देना, तो ये बन गया जिंक इलेक्ट्रोड। क्लियर। अब उसके बाद दूसरा है कॉपर इलेक्ट्रोड। तो कॉपर इलेक्ट्रोड कैसे बनेगा, कॉपर इलेक्ट्रोड बनेगा, हमने भी कर लेना है, कॉपर की रॉड को, ये कॉपर की रॉड है, ये कॉपर की रॉड है बेटा, ध्यान रखना। इसको कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन में डाल दी, किसमें डाला, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल देती हूँ यहाँ पर। इसको आधा या पूरा डुबा दो ऐसे। क्लियर हुआ। अब एक बन गया, एक बन गया हमारे पास जिंक इलेक्ट्रोड और एक बन गया कॉपर इलेक्ट्रोड। इन दोनों को हम क्या करेंगे, एक की से जोड़ेंगे। की का मतलब यहाँ प्लग से, बटन से, है ना, और एक वोल्ट मीटर से जोड़ देंगे। यहाँ पर भी लिख सकते हो बेटा, और या ऐसे तीर का निशान बना सकते हो। इसको हम क्या करेंगे, आउटर सर्किट से जोड़ेंगे। लेकिन इसके बीच हम क्या करेंगे, साल्ट ब्रिज बनाएंगे। अब यहाँ कुछ कहानियां कह रहे हैं, यहाँ कुछ कहानी कह रहा है। देखो ये कह रहा है कि उसने क्या किया कि यहाँ पर लिया इसने 1 मोल पर लीटर। इस जो सॉल्यूशन है उसकी सांद्रता कितनी है बेटा, 1 मोल पर लीटर। 1 लीटर में 1 मोल है। अब आप सब कंसिडरेशन समझ गए होंगे जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। और यहाँ पर भी क्या किया, उसने 1 मोल पर लीटर लिया, दोनों जगह 1 मोल पर लीटर लिया। और फिर उसने क्या देखा कि जब उसने इस प्रकार से सॉल्यूशन लिया और फिर इस टाइप से सर्किट बना दिया, तो देन ये कह रहा है, देखो देन द वोल्ट मीटर शो पोटेंशियल डिफरेंस 1.1 वोल्ट। यहाँ पर जो शो कर रहा है, ये जो वोल्ट मीटर है, ये शो कर रहा है 1.1 वोल्ट। इसमें क्या आ रहा है, 1.1 वोल्ट धारा दिखा रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इफ some external opposing potential is applied, then the galvanic cell may be converted into the electrolytic cell, है ना, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कन्वर्ट हो गया, है ना। और कहता है कि इन डेनियल सेल द फ्लो ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस। यहाँ पर क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना। कैसे हो रही है, ये जो जिंक है, Zn है, सॉलिड के फॉर्म में है, और ये कॉपर के साथ, एक्वस के साथ रिएक्शन करके Zn2 पॉजिटिव बना रहा है, एक्वस के फॉर्मेट में बना रहा है, और साथ साथ में कॉपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। देखो बेटा यहाँ पर हमने इस सॉलिड के फॉर्म में, देखो यहाँ पर Zn Cu इसमें 2 पॉजिटिव आना था, है ना, और Zn2 पॉजिटिव बने हो रहे हैं, 2 पॉजिटिव, और ये Cu सॉलिड के रूप में है। तो ये इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा, है ना।
और इनकी जो सांद्रता है इसकी 1 मोल है, और यहाँ पर भी 1 मोलर सॉल्यूशन इसका हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिखाता है, द सेल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट। जब इसमें करंट बह रहा होगा, इसमें क्या हो रहा होगा, करंट बह रहा होगा। अब यहाँ पर इसने शो किया 1.1 वोल्ट, तब क्या हो रहा होगा, ये रिएक्शन हो रही होगी। अब दूसरी कंडीशन है इसमें देखो, ठीक है ना, इफ सम एक्सटर्नल पोटेंशियल अपोजिंग पोटेंशियल लेस देन 1.1 वोल्ट, यदि 1.1 वोल्ट से कम है, देन द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तब वो क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, आगे अग्र दिशा में होगी, है ना, आगे जाएगी। और कहता है इफ एक्सटर्नल पोटेंशियल इज इंक्रीज स्लोली, एक्सटर्नल पोटेंशियल क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, द रिएक्शन कंटिन्यूअस टू टेक्स प्लेस टिल द अपोजिंग पोटेंशियल 1.1, तब तक ये चलती रहेगी जब तक कि 1.1 वोल्ट न हो जाए, ठीक है। एट दिस स्टेज द रिएक्शन स्टॉप, और जैसे 1.1 वोल्ट हो जाएगा, 1.1 वोल्ट हो जाएगा बेटा, वो रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। इतने 1.1 वोल्ट पर क्या होने जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी, कम और ज्यादा, ठीक है ना। यहाँ इसी प्रकार से होगा, 3 प्रकार के वोल्ट होंगे। यदि यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 1.1 वोल्ट होगा, तो ऐसी दशा में वो रिएक्शन रुक जाएगी। इससे ज्यादा होगी तो क्या होगी, अब क्रिया बैकवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और नहीं तो बैकवर्ड डायरेक्शन में चलती रहेगी। तो ये है बेटा, इसका चित्र हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये बहुत बेहतरीन दिखाया हुआ है। ये कहता है कि एक्सटर्नल पोटेंशियल यदि 1.1 वोल्ट है, इसको आप क्लियर यहाँ समझ सकते हैं, तो क्या होगा, ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर इलेक्ट्रोड। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा यहाँ से, है ना, वो पीछे तो आगे पीछे हो रखा है। यहाँ पर क्या होगा कि जो 1.1 वोल्ट वहां दिखा रहा है बेटा, कहाँ पे, वोल्ट मीटर पर, यदि जो एक्सटर्नल फोर्स, जो पोटेंशियल होगा, यदि मान लीजिए लेस होगा, कम होगा 1.1 वोल्ट से, मान लीजिए 1.1 वोल्ट से कम है एक्सटर्नल पोटेंशियल, एक्सटर्नल पोटेंशियल लेस देन 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट से क्या है, कम है, कौन, एक्सटर्नल पोटेंशियल जो हमने बाहर से दिया। तो ऐसी दशा में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो जिंक टू कॉपर इलेक्ट्रोड, जिंक से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, जिंक से कॉपर की तरफ, ठीक है ना। और करंट फ्लो कॉपर इलेक्ट्रोड टू जिंक इलेक्ट्रोड, जो हमने गैल्वेनिक सेल में पढ़ा, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होगा, जिंक डिसॉल्व एट एनोड, और कॉपर क्या होगा, डिपॉजिट होगा। जो पहली प्रोसेस हमने बताई थी बेटा, सबसे पहले हमने एक चीज बताया था कि धीरे धीरे क्या होगा, इसको ऐसे समझ लो, देखो यहाँ पर हम ऐसे बना लेते हैं, ये है जिंक इलेक्ट्रोड, है ना, ऐसे हमने करके की बना दी, और ये वोल्ट मीटर बना दिया, ये हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया, यहाँ हमने साल्ट ब्रिज बना दिया, क्या बनाया, साल्ट ब्रिज, है ना। इसमें हमने क्या किया, ये कॉपर की रॉड थी और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, CuSO4, है ना, CuSO4, और ये है जिंक सल्फेट का। इस पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट, ये काफी ज्यादा पूछा भी जाता है ना। ये कहता है कि यदि जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है, ठीक है ना, बाह्य विभव कहते हैं, है ना, बाह्य विभव, वैद्युत विभव, है ना। तो जो एक्सटर्नल पोटेंशियल होगा, बाह्य विभव होगा, या बाह्य विद्युत विभव होगा, वो यदि कम है, कितना, 1.1 वोल्ट से, तो क्या कंडीशन होने वाली है, पहला होगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा जिंक से इलेक्ट्रोड से, यहाँ से क्या होगा, जिंक इलेक्ट्रोड से कहा जाएंगे इलेक्ट्रॉन, कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि करंट का जो फ्लो होगा, कहां से कहां बहेगा धारा, विद्युत धारा कहां से कहां बहेगी, कॉपर से लेकर के, जो विद्युत धारा होगी वो इसके विपरीत आएगी, ये देखो धारा के लिए मैंने ऐसे विपरीत बना दिया, धारा इधर की तरफ बह रही, इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ बह रहे हैं,
इधर की तरफ, है ना। धारा यहाँ से चली और ऐसे वापस आने लगी इसी तार के थ्रू। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं और धारा इधर आ रही है, विद्युत धारा। कब? जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेस देन 1.1 वोल्ट होगा। और यहां पर क्या होनी है, एक कंडीशन और कह रहा है कि जिंक जिंक क्या होगा, डिसॉल्व हो रहा है। जिंक यहाँ से कम हो रहा है, देखो ऐसे जिंक यहाँ से कम होता चला जाएगा ऐसे, ठीक है ना, धीरे धीरे। और यहाँ पर जो कॉपर है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा, यहाँ जमा होता चला जाएगा। कब? जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, लेस देन 1.1 वोल्ट होगा, ठीक है ना। जो पोटेंशियल होगा 1.1 वोल्ट से कम होगा। और कॉपर क्या होगा, डिपॉजिट होगा। और रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये सेल रिएक्शन हो जाएगी। जैसे जिंक सॉलिड प्लस कॉपर, टू पॉजिटिव चार्ज एक्वस, ठीक है ना, और इज इक्वल टू जिंक टू पॉजिटिव चार्ज होगा और प्लस कॉपर सॉलिड होगा। इस प्रकार से जब भी बहेगा, ठीक है ना, तो ये सेल रिएक्शन होगी। दूसरी कंडीशन क्या होगी बेटा, यदि मान लीजिए जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है वो यदि मान लीजिए 1.1 वोल्ट हो, ठीक है ना, 1.1 वोल्ट हो, तो हम क्या मानेंगे, इस समय कोई रिएक्शन नहीं होनी और न इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना है। अब यहाँ पर देखोगे जो इसमें हुआ, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन न तो क्या हो रहा है, विद्युत धारा बह रही, यहाँ पता लग जाएगा, है ना। और ना ही क्या हो रहा है उसमें, देखो जब इलेक्ट्रॉन नहीं बहेंगे, मान लीजिए इसमें क्या है, ये हमारे पास बना हुआ है ना, यहाँ पर नो इलेक्ट्रॉन फ्लो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं बहेंगे, कॉपर से जिंक, सॉरी जिंक से कॉपर की तरफ नहीं बहेंगे, ठीक है ना। और नो फ्लो ऑफ करंट, करंट भी नहीं होगा, जब इलेक्ट्रॉन नहीं बहेंगे तो करंट नहीं होगा। और इसमें क्या होगा, नो नेट सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन भी नहीं होगा जब एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट हो, ठीक है। तीसरी कंडीशन है बेटा, यदि एक्सटर्नल पोटेंशियल, देखो तीसरी कंडीशन में क्या है, एक्सटर्नल पोटेंशियल इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट। जो चार्जिंग स्टेज होती है, जैसे बैटरी आपकी डाउन हो गई, पहले वाले में देखो, इस वाले में बैटरी क्या हो रही थी, चल रही थी, जैसे हमें कहीं खर्च कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा था बेटा, बैटरी को जब हम खर्च कर रहे थे तो यहाँ ये वाली कंडीशन थी, जब 1.1 वोल्ट यानी कि इसमें क्या हो गया, बैटरी डिस्चार्ज हो गई, है ना। अब तीसरे कंडीशन में हम चार्ज कर रहे हैं बैटरी को, है ना। यहाँ पर क्योंकि हम एक्सटर्नल पोटेंशियल दे रहे हैं, इस बैटरी को कहीं से बाहर से विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बैटरी है, बैटरी नहीं, पहले सेल मान लेते हैं इसको, सेल मैंने ये देखो ये सेल है, यहाँ से हमने इसको साल्ट ब्रिज से जोड़ा। किससे जोड़ा बेटा, ये साल्ट ब्रिज से। इस पर हम क्या कर देंगे, दो इलेक्ट्रोड ले लेंगे, इसको बनाना सीख लीजिए, बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो जाना चाहिए, है ना। कहाँ कैथोड होगा कहाँ एनोड होगा। यहाँ पर हमने एक प्लग लगा दी, बटन लगा दी, यहाँ हमने क्या किया, वोल्ट मीटर लगा दिया और इसको ऐसे जोड़ दिया। इसमें साल्ट, इस तरफ हमने एक कॉपर इलेक्ट्रोड लिया और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया, है ना। यहाँ हमने क्या लिया, जिंक की रॉड ली, ये जिंक रॉड है, और जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दी। किसमें डाल दिया, ये जिंक सल्फेट है बेटा, क्या है, ZnSO4, इसके सॉल्यूशन में डाल दी। ये हमारे पास है। अब हमने क्या किया, देखो इस पे 1.1 वोल्ट, यानी कि जो यहाँ पर 1.1 वोल्ट शो होना था, अब हमने क्या किया, एक्सटर्नल पोटेंशियल बढ़ा दी, बाहर से इसमें पोटेंशियल देने लगे, विभव देने लगे। और विभव दिया तो क्या होगा, देखो बेटे यहाँ पर चार्जिंग वाला कंडीशन है, जब चार्ज होती है बैटरियां कैसे होती है, देखो इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक। देखो ये 1.1 वोल्ट से ज्यादा हो गया एक्सटर्नल पोटेंशियल, जो बाहर से आने वाला पोटेंशियल है वो 1.1 से ज्यादा है। तो वो कहता है कि देखो कि जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वहां से जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बहेंगे। अब इलेक्ट्रॉन उल्टे बह रहे हैं, देखो इधर से इधर की तरफ आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन। और ध्यान रखना बेटा, जहां इलेक्ट्रॉन बहते हैं उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा बहती है, ये नियम है ना। तो विद्युत धारा किधर से किधर बहेगी, विद्युत धारा इधर की, यानी कि जिंक से कॉपर की तरफ, ये धारा का प्रभाव होगा। किसके अपोजिट हुआ है, जो पहले वाला, ठीक है ना। करंट फ्लो फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड टू
कॉपर इलेक्ट्रोड, देखो जिंक से कॉपर की तरफ। उसके बाद कहता है कि कॉपर डिजॉल्व। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर पहले जमा हो रखा था ना, जमा हो रखा था, अब वो डिजॉल्व होने लगेगा, डिजॉल्व होने लगेगा। लेकिन जिंक क्या होगा, डिपॉजिट होने लगेगा, या जिंक क्या होगा, पर जमा होने लगेगा। जो पहले पतला हो गया था ना, मोटा होने लगेगा, क्योंकि अब हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल बढ़ा दिया। ठीक है, अब अपोजिट रिएक्शन चलने लगेगी। अब रिएक्शन कैसे होगी, कॉपर पहले सॉलिड फॉर्म में होगा, जिंक जो है किस फॉर्म में होगा, 2+ यानी कि एक्वस फॉर्म में होगा, है ना। ये रिएक्शन थोड़ा गलत बनी हुई बेटा। इज इक्वल टू क्या होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव बनेगा और जिंक सॉलिड बनेगा। ये ध्यान रखना बेटा आपको कि यहाँ पर ये जो हमने पहली रिएक्शन पढ़ी थी उसके विपरीत हुई है रिएक्शन, उसके विपरीत रिएक्शन होगी, है ना। तो कहता है कि एट दिस स्टेज गैल्वेनिक सेल बिकम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आज इस समय क्या होगा, गैल्वेनिक सेल ने होकर के क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इस समय किस तरह काम कर रहा है, ये कर रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है ना, किस प्रकार का, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, विद्युत अपघटनीय सेल की तरह काम कर रहा है। ठीक है ना, इसके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और ये कहता है बेटा, नीचे से कह रहा है कि अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज कैरिड आउट, है ना, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ये बिजली के द्वारा, जब हम बिजली से इसे चार्ज करते हैं, जैसे मान लो ना एक सेल है, ये बैटरी है आप लोगों की, तो बैटरी की चार्जिंग स्टेज है, ऐसा होता है चार्जिंग स्टेज, क्योंकि बैटरी में हम क्या करते हैं, बाहर से बिजली देते हैं, तभी तो चार्ज होती है ना। तो एक्सटर्नल क्या करते हैं, उसमें करंट दे देते हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि एक्सटर्नल पोटेंशियल यदि हम बढ़ा दें तो क्या होगा, वहां सेल चार्ज होने लगे। जो प्रोसेस थी बेटा गैल्वेनिक सेल की, उसके विपरीत होने लगे। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अब थोड़ी और आगे देखते हैं इसमें, अब हिंदी में भी आ गया। चलो देखो, इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोड दूसरी कंडीशन है, इलेक्ट्रोड विभव है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये छोटी डेफिनेशन में पूछा जाता है, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोड विभव को हम कैसे समझेंगे, पहले तो हमने इलेक्ट्रोड को समझा। इलेक्ट्रोड क्या है बेटा, कोई बता सकता है इलेक्ट्रोड क्या है। इलेक्ट्रोड की परिभाषा भी बताओ, कोई बता सकता है, याद किया होगा आप लोगों ने, अच्छे बच्चों की तरह। जब किसी धातु की छड़ को, उसी धातु के विलयन, हाँ उसी धातु के लवण के विलयन, ये देखो ये धातु की छड़ है, धातु को मतलब हम बोल सकते हैं मेटल, किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन, उसी धातु के लवण के विलयन, उसी धातु के लवण के विलयन, लवण का विलयन है ना, आधा या आधा भर दो इसको, ये पूर्ण रूप से डुबाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोड विभव क्या है, देखो इलेक्ट्रोड, इसमें इलेक्ट्रोड तो ये है, कौन सी, ये जो धातु की छड़ है बेटा, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको, इलेक्ट्रोड, है ना, इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं। ये है इलेक्ट्रोड। तो ये कह रहा है देखो, इलेक्ट्रोड और वैद्युत अपघट्य, जो ये 60 लवण है ना, देखो एक तो इलेक्ट्रोड है हमारे पास और एक है वैद्युत अपघट्य के मध्य। एक तो इलेक्ट्रोड हो गया ये वाला, और जो उसके लवण हमने बनाया था, लवण का विलयन बनाया ये वाला, जो विलयन है यहाँ, इनके बीच जो विभवांतर होगा, इसके विभव में और इसके विभव में जो अंतर होगा, किसके, धातु की छड़ के बीच और क्या होगा, वैद्युत अपघट्य के बीच, जो विभव में अंतर होगा उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। इस धातु की छड़ यानी कि इलेक्ट्रोड और वैद्युत, इस धातु की छड़ को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोड। इस इलेक्ट्रोड और वैद्युत अपघट्य, ये क्या है, वैद्युत अपघट्य पदार्थ है, जो हमने क्या बनाया, धातु लवण है, लवण, है ना, लवण, जो हमने वो धातु के लवण के विलयन बनाया, वो वैद्युत अपघट्य बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघट्य। तो क्या होगा, इलेक्ट्रोड और वैद्युत अपघट्य के मध्य जो
विभव में अंतर होगा, इनके मध्य, इसके और इसके मध्य जो विभव में अंतर होगा, इसका और इसका विभव चेक करेंगे, है ना, इसका विभव अलग होगा, इसका विभव होगा, तो इनके बीच जो क्या होगा, विभव में अंतर होगा, है ना, या विभवांतर होगा, मध्य विभवांतर उत्पन्न होगा, उससे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विभव बोलते हैं। बहुत सरल परिभाषा है, एक नंबर में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, इलेक्ट्रॉन विभव किसे कहते हैं। तो हमें क्लियर समझ में आ गया, इलेक्ट्रोड हो गया, और इलेक्ट्रोड के साथ साथ जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ है उसके बीच जो विभव में अंतर होगा, विभव में अंतर को हम एक शब्द कह सकते हैं बेटा, विभवांतर, है ना, विभव अंतर। देखो इस शब्द को देखो, विभव, विभव, विभव और अंतर, इसको एक साथ लिख लिया तो ये क्या हो गया, विभवांतर हो गया, विभवांतर, है ना। तो इस प्रकार से कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड बिटवीन मेटल एंड मेटल आयन, एक तो मेटल होगा और मेटल आयन की जो डिफरेंस होगा, क्या कहलाता है, सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंग्रेजी में बोलते हैं और हिंदी में इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये परिभाषा समझ में आ गई होगी बेटा, ठीक है ना। अब कुछ हम बात करते हैं किसके बारे में, जो हमने और शब्द है इसमें कुछ, है ना। ये तो इलेक्ट्रोड विभव आपकी समझ में आ गया। एक शब्द इन्होंने कहा, मानक इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव तो हम समझ गए थे, ये वाला इलेक्ट्रोड विभव तो हम समझ गए। एक शब्द इन्होंने और जोड़ दिया, मानक। अभी क्या होता होगा, ये मानक शब्द जोड़ दिया इन्होंने। बाकी इलेक्ट्रोड विभव तो ठीक है भाई, इलेक्ट्रोड है और वैद्युत अपघट्य के बीच जो विभव में अंतर होता है उसको हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अभी मानक शब्द क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या हुआ, तो ये कहता है बेटा देखो, कि जैसे माना जो हमारे पास क्या है, जब अर्धशैल अभिक्रिया में प्रयुक्त तो सभी स्पीशीज की सांद्रता केवल इकाई में हो। मान लीजिए हमने कहा ये इलेक्ट्रोड विभव था हमारे पास, हमने इलेक्ट्रोड लिया था प्रयुक्त अपघट्य के बीच, इनके बीच जो विभव अंतर था वो भी क्या हुआ, इलेक्ट्रोड विभव हुआ। लेकिन ये कहता है कि इसमें जो प्रयुक्त होने वाली स्पीशीज है, जैसे कॉपर रॉड है, या यहाँ पर जो विलियन है, ये जो विलियन है किसका, वैद्युत अपघट्य का विलियन है। मान लीजिए हमने कॉपर सल्फेट का विलियन लिया, तो उसका जो कॉपर सल्फेट का विलयन है उसकी सांद्रता कितनी होनी चाहिए, कह रहे इसकी सांद्रता इकाई में होनी चाहिए, इकाई में होनी चाहिए। यहाँ पर जो प्रयोग किया गया जो सामान है वो उसकी जो सांद्रता होगी वो इकाई में होनी चाहिए, जैसे 1 मोल पर लीटर होनी चाहिए, है ना। तो जब वो क्या होगा, उसकी सांद्रता क्या होगी, इकाई में होगी, तो उस दशा में हम इसको क्या बोलेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे, ठीक है, तब कहेंगे इसको मानक इलेक्ट्रोड विभव, है ना। और इससे देखो ये कहता है बेटा देखो, आईयूपीएसी के नियम अनुसार जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है बेटा उसको बोलते हैं मानक अपचयन विभव कहते हैं, ठीक है ना। देखो आईयूपीएसी के अनुसार क्या होगा, ये कहता है कि मानक अपचयन विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव भी कहा जाता है। जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है ना, जो हमने अभी पढ़ा, उसी को क्या बोला जाता है, मानक अपचयन विभव भी कहते हैं। देखो आईयूपीएसी के अनुसार, ये साइंटिस्टों के द्वारा एक नियुक्त क्या होती है, संस्था है आईयूपीएसी। ये कहती है कि देखो भाई, जो मानक अपचयन विभव है उसको भी हम क्या कहेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। इसका मतलब क्या होगा, उसकी सांद्रता कैसे होनी चाहिए, इकाई, ठीक है। तो मानक जो अपचयन विभव होगा उसी को मानक इलेक्ट्रोड, ऑक्सीकरण विभव होगा, यदि माना सपोज आपके पास क्या है, मानक ऑक्सीकरण विभव है, तो उसको थोड़ी कहेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव किसको कहेंगे, मानक अपचयन विभव। ये ध्यान रखिएगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो कुछ चीजें हमने सीख ली, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब यहाँ पर देखो लोग, जो असली परिभाषा में क्या है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। एक तो ये कहता है कि 298 केल्विन ताप, 298 जो केल्विन ताप है ना, इसको डिग्री सेल्सियस में कितना है, ये केल्विन में है, तो डिग्री सेल्सियस में कैसे निकालते हैं, इसमें से 273 को घटा देते हैं, है ना। तो कितना हुआ, ये 25 डिग्री सेल्सियस होगा,
है ना, 5 होगा कि नहीं होगा, 25 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब यहाँ पर देखो कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप है, जो हमारे कमरे का ताप होता है लगभग 25 डिग्री, मान लो यहाँ तो पहाड़ों में कम होता है, लेकिन प्लेन में लगभग मान के चलिए कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है ना। इसको 298 केल्विन पर ताप पर अर्ध सेल में जो प्रयुक्त इकाइयां हैं, सभी इकाई जितने हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें, है ना, उनकी सांद्रता क्या होनी चाहिए, इकाई में होना चाहिए, जैसे 1 मोल पर लीटर। तो इलेक्ट्रॉन विभव को हम क्या कहेंगे, मानक इलेक्ट्रॉन विभव कहेंगे। और इस मानक इलेक्ट्रॉन विभव को किससे दिखाते हैं, ई नोड से। जहां भी ई नोड लिखा होगा इसका मतलब क्या है, मानक इलेक्ट्रॉन विभव है। अब इससे क्या समझ रहे हैं आप लोग, जैसे मैं कहीं पे ई नोड लिख रहा हूँ तो आप समझ लेना ये क्या है, मानक इलेक्ट्रॉन विभव। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि जो इसमें प्रयुक्त होने वाली सांद्रता है, जो हमने विलयन बनाया है, उस विलयन की सांद्रता क्या होनी चाहिए, 1 मोल पर लीटर, यानी इकाई में होनी चाहिए। कैसे में होनी चाहिए, इकाई में। ऐसा नहीं होगा 2 मोल पर लीटर होगा, 2 मोल पर लीटर नहीं होगा, ये 1.3 मोल पर लीटर नहीं होगा, यहाँ पर इकाई में होगा, केवल 1 मोल पर लीटर होगा। तो उसको हम कहेंगे बेटा, तो इलेक्ट्रॉन विभव को हम क्या कहेंगे, मानक इलेक्ट्रॉन विभव कहेंगे। और इसको मानक अपचयन विभव भी कहते हैं, है ना, मानक अपचयन विभव या मानक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, दोनों ही एक ही चीज है, क्योंकि आईपीसी कह रहा है ना, कि जो मानक अपचयन विभव है उसी को हम मानक इलेक्ट्रॉन विभव कहेंगे, ठीक है ना। मानक अपचयन विभव को मानक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीकरण विभव को नहीं कहेंगे बेटा, ध्यान रखना, है ना। और इसको हम क्या किससे दिखाते हैं, ई नोड से दिखाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। देखो अब हम चलते हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल वैसे हम थोड़ा पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा और बेहतरीन पढ़ेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि जो हम मान लीजिए अभी तक हम क्या कर रहे थे, इधर की तरफ जिंक बना रहे थे, क्या जब हम इधर की तरफ, हमारा कौन सा हाथ है इधर की तरफ, इधर हमारा दाहिना हाथ है, दायां है, इधर हमारा बायां हाथ है। देखो अपने हाथ को देखो, आप बैठे हैं ना ऐसे में सामने में, तो आपका बाईं तरफ दिखाई दे रहा होगा, ये दाहिनी तरफ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। ये बताएगा कि जो हम जिंक इलेक्ट्रोड है जिस पर ऑक्सीकरण होना है, जिसमें एनोड है, वो दाएं तरफ रखा जाए या बाएं तरफ, उसको यहाँ रखेंगे ये यहाँ रखेंगे, ये बताएगा भैया, ठीक है। देखो ये कह रहा है, देखो जिसमें ऑक्सीकरण होता है वो एनोड कहलाता है। और ये कह रहा है कि एवं विलयन के सापेक्ष इसका ऋणात्मक विभव होता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। दूसरी तरफ क्या होगा, अर्ध सेल होगा जिसमें अपचयन होगा, और इसको हम क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। और इसका विभव कैसे होगा, विलयन के सापेक्ष धनात्मक होगा, विलयन के सापेक्ष होगा बेटा, विलयन की तुलना में धनात्मक होगा, है ना। इस प्रकार दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य क्या होगा, विभव अंतर होगा। एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड यहाँ है, दो इलेक्ट्रोड हमारे पास, इनके विभव में जब अंतर होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन बहेंगे। विभव में अंतर नहीं होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं बह पाएंगे, है ना। इनके विभव में अंतर होगा तभी इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए, है ना। विभव में अंतर, किसी का ज्यादा होगा किसी का, माने इसका कम हुआ इसका ज्यादा होगा, तो ऐसे में क्या होगा, देखो इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य एक विभवांतर होगा, विभव में अंतर होगा। जैसे कि क्या होगा, स्विच चालू होगा, ऑन होगा, इलेक्ट्रॉन क्या माना जाएगा, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ प्रवाहित होंगे। जो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, ये, वहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बहेंगे धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक है ना। विद्युत धारा के प्रवाह क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होगा, जहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसके विपरीत इलेक्ट्रॉन। अब देखो बेटे यहाँ और पढ़ रहे थे, देखो गैल्वेनिक सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच, है ना, मान लीजिए हमने कहा कि दो इलेक्ट्रोड हमारे पास, एक इलेक्ट्रोड इधर था, एक इलेक्ट्रोड इधर, और इनके बीच क्या हुआ, जो विभव होगा। अब ध्यान रखना, सेल विभव पूछा जाता है, सेल विभव किसे कहेंगे, जैसे हमने कहा इलेक्ट्रोड विभव, तो इलेक्ट्रोड विभव में क्या था, क्या था बेटा, अभी हमने बताया इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव में क्या था, इलेक्ट्रोड विभव में था कि मान लीजिए ये इलेक्ट्रोड है और जो वैद्युत अपकट्य पदार्थ है, इनके बीच में जो विभव में अंतर था उसको बोलते थे हम इलेक्ट्रोड विभव। अब सेल विभव क्या है, ये है बेटा दो सेल,
दो अर्ध सेल है हमारे पास, है ना, ये जुड़े हुए हैं, दो अर्ध सेल है, एक यहाँ पर क्या है, यहाँ से यहाँ है ना। तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच, अब यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड है, इन दो इलेक्ट्रोडों के बीच जो विभव में अंतर होगा वो क्या होगा, सेल विभव। दो इलेक्ट्रोडों के बीच जब सेल में विभव में अंतर होगा तो सेल विभव, और इलेक्ट्रोड और वैद्युत अपघट्य के बीच विभव में अंतर होगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोड विभव, है ना। और फिर हमने मानक इलेक्ट्रोड विभव जब हमने स्पीसीज लिया, तो सेल विभव समझ में आ गया बेटा। दो इलेक्ट्रोड हमारे पास है, दोनों इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड है, इनके बीच जब विभव उत्पन्न होता है तो उसको विभवांतर उत्पन्न होता है तो उसको हम बोलते हैं सेल विभव। ये हो गया सेल विभव, है ना। और इसे वोल्ट से नापते हैं बेटा, सेल विभव किसे किसे नापते हैं, वोल्ट से, इसको वी से भी दिखा सकते हैं ना, इतने वोल्ट। और देखो सेल विभव कह रहा है कि सेल विभव कैथोड और एनोड के इलेक्ट्रोड विभव, अपचयन विभव का अंतर होता है, जिसको इन दोनों का किसका माना जाता है, जो कैथोड होगा और एनोड होगा उनके इलेक्ट्रोड विभव के विभव का अंतर होगा, ठीक है ना, अपचयन विभव का अंतर होगा। और इससे हम क्या कहते हैं, इसको कहा जाए जो सेल विभव बेटे उसी को कहते हैं हम इस सेल वैद्युत वाहक बल भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिक सेल फोर्स कह सकते हैं। इसको जनरली ईएमएफ से दिखाते हैं, है ना, कहा जाता है। और फिर कहता है कि इस सेल में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही होती है, ठीक है ना, इसमें क्या नहीं हो रहा होता, कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है ना। कहता है गैल्वेनिक सेल को लिखते समय हमें क्या करना है, हम एनोड को कहां लिखेंगे, कहां लिखेंगे, बाईं ओर, और कैथोड को कहां लिखेंगे, दाईं ओर। जो अभी तक हम लिख रहे थे बेटा, हम कहां लिख रहे थे, अभी तक तो हमने क्या किया था, जितने भी देखो, ये एनोड कहां लिखा हमने, दाईं तरफ लिखा, और कैथोड को कहां लिख रहे थे, बाईं तरफ। अब इसने हमें बता दिया कि हमने क्या करना है, गैल्वेनिक सेल को लिखते समय हम एनोड को बाईं ओर लिखेंगे। एनोड कहां लिखा जाएगा, बाईं तरफ, यानी कि एनोड इस तरफ बनाएगा, हम जब भी बनाएंगे तो एनोड यहां बनाएंगे, ये एनोड बनाया, और कैथोड बनाएंगे इस तरफ, दाहिनी तरफ, ये कैथोड इधर की तरफ बनेगा, बिल्कुल अपोजिट ये एनोड है। अब हमारे पास नियम आ गया कि गैल्वेनिक सेल में क्या करेंगे कि इधर की तरफ क्या बनेगा, कैथोड बनेगा, इधर की तरफ क्या बनेगा, एनोड बनेगा। ये नियम बना दिया इसने, देखो गैल्वेनिक सेल को लिखते समय हम एनोड को बाईं ओर लिखेंगे और कैथोड को दाईं ओर लिखते हैं। मैंने बताया था ना आपको कि किस तरफ लिखेंगे, ये हमें बताएगा, ये नियम बताएगा, है ना। यहाँ पर जो गैल्वेनिक सेल की प्रोसेस है वो ये बता रही है कि हमने किस तरफ क्या लिखना है, ठीक है ना। और इसको जो लिखने का तरीका है बेटा, देखो जो सेल विभव होगा उसको लिखेंगे ई सेल, सेल को किससे डिनोट किया जाएगा, ई सेल, है ना, ऐसे ई सेल से के रूप में लिखा जाएगा। तो देखो इनमें ई सेल क्या होगा, अब इसको जो फॉर्मूले के रूप में लिखा जाता है उस, ये है हमारे पास, देखो इसको थोड़ा कंप्लीट करना पड़ेगा बेटा। देखो ई सेल है, और ई सेल में हमने क्या किया, ई राइट माइनस ई लेफ्ट लिखा हो। राइट में कौन होता है, दाहिनी तरफ किसको बताते हैं, देखो ना दाहिनी तरफ किसको लिख रहे हैं, देखो ये दाहिनी तरफ किसको लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं बेटा, कैथोड को, हाँ याद याद रखना। तो ई सेल में क्या करेंगे, ई सेल जब लिखेंगे तो यहाँ कैथोड लिख सकता हूं, ठीक है ना। और माइनस क्या कर देंगे ई, और जो हमारे पास बाई तरफ देखो ई माइनस लेफ्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, एनोड। ये फॉर्मूले में भी हम समझ सकते हैं इसको कि जो ई सेल होगा कैथोड माइनस एनोड होगा, क्योंकि राइट की तरफ से लिखा हुआ लेफ्ट वाले को माइनस कर। अब हम सेल अभिक्रिया लिख सकते हैं। कल हम बात करेंगे सेल